उन संबंधों का लाभ हमारे क्षेत्र को, नागंदेवी क्षेत्र या धूमा क्षेत्र को कितना दिया है आपके परिवार ने? हरवंश सिंह जी की बात आती है तो जिले में एक ये भी चर्चा होती है कि जब तक हरवंश सिंह रहे तब तक उन्होंने दूसरा नेता नहीं पैदा किया। कितनी सच्चाई मानते हैं? अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपके पिताजी सक्रिय राजनीति में थे उस समय आपकी उम्र कितनी थी और उस समय आपकी क्या स्थिति थी कांग्रेस में? कहाँ कमी रह गई कि पिताजी ने जिला की राजनीति की, आप फिर धीरे धीरे विधानसभा में आ गए? आपने कभी प्रयास नहीं किया कि मैं ऊपर जाऊं या ऊपर जाके कुछ आगे बढ़ाऊं? कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष, किसान नेता के तौर पर, किसान कांग्रेस का क्षेत्र में यूरिया डीएपी को लेकर बहुत मारामारी रही है, और चाहे शॉर्टेज की बात करें या फिर यूरिया या डीएपी की रेट की बात करें, कभी कांग्रेस दिखी नहीं विरोध करते। आप चूंकि नेता हैं, ब्लॉक के आप नेता हैं, कभी आपके नेतृत्व में कोई बड़ा आंदोलन देखा नहीं है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी सिवनी मोदी जी आए, मोदी जी ने खाद की भी चर्चा की और यूरिया की बात की, किसानों से ताल ठोंक के बोला, वो पूछा भी कि रेट कितने मिल रहे हैं। 267 या 268, मुझे जानकारी नहीं है, इतने रेट हैं। बावजूद इसके किसानों को दुगने रेट में या फिर 300 या 350 के आसपास यूरिया के देने पड़ रहे हैं। कभी आपके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा प्रयास नहीं किया गया? प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वर्चुअल मीटिंग करके 3-4 बांधों की स्वीकृति भी दिला दी, बहुत अच्छा काम किया। क्या मानते हैं इस उपलब्धि को क्षेत्र में किसको श्रेय देना चाहिए? अब आप कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2 लाख तक का कर्ज वो माफ़ भी कर रहे हैं। अभी उसकी आप चूँकि अध्यक्ष भी हैं, आपको अच्छे से पता है सहकारिता विभाग की, और किसानों के बाकायदा कुछ ऋण भी माफ़ किया गया है, ब्याज राशि भी माफ़ की गई। इसमें क्या प्रतिक्रिया रही? किसान नेता होने के नाते नागंदेवी क्षेत्र या धूमा क्षेत्र में क्या उपलब्धि रही आपसे सवाल रहे, क्योंकि ब्लॉक अध्यक्ष आप धूमा के भी हैं, तो ये काम धूमा में क्यों नहीं हुआ, या धूमा के अलावा लखनादौन या आदि गांव में क्यों नहीं हुआ? सिर्फ नागंदेवी में इसलिए हुआ क्योंकि अन्य सरवैया वहाँ रहते। तो आपसे सवाल ये है कि 10 साल और 25 साल में आप अपना सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? तो इसको क्या माने? इसको क्या समन्वय की राजनीति माने, या फिर आपने विरोध नहीं किया चूंकि आपकी सरकार नहीं? तो आपसे एक चर्चा रह जाती है, भूली बिसरी बातें जिन्हें कहते हैं। रणधीर सिंह के ज़माने में विधायक जब वो हुआ करते थे उस समय धूमा से काशी प्रसाद तिवारी, नागंदेवी से अन्नी सरवैया, लखनादौन से आनंद तिवारी, इनकी एक तिकड़ी थी और क्षेत्र में एक वर्चस्व हुआ करता था। हालांकि वर्चस्व आज भी है, और रणधीर सिंह से बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। क्या वजह थी कि वो ट्यूनिंग बिगड़ी? जब उस समय जब चुनाव लड़ाया गया बेनी सिंह परते को, रणधीर सिंह के खिलाफ बैलगाड़ी निशान था, क्या स्थिति थी वोटों की उस समय? बेनी कुंदन परते के बाद फिर जब उर्मिला सिंह का दुखद निधन हुआ, बाबा अचानक से एक पैराशूट कैंडिडेट के तौर पर आए। उसके बाद फिर 10 साल से वो विधायक हैं। जब पूर्व में वो आए तो एक खेमा अलग बटा दिखा। उस समय क्या परिस्थितियाँ थी? क्या वजह हो गई जब बेनी परते को टिकट नहीं मिली कि फिर बाबा का आप सपोर्ट नहीं कर पाए? नहीं, तो यहाँ तो ये आरोप आते हैं भाजपा पार्टी से कि आपके पास उम्मीदवार ही नहीं था, इसलिए आपने मजबूरी थी आपकी। नहीं, मजबूरी है इसलिए बाबा जरूरी है। आरोप आपके विधायक जी पर लगते हैं कि विधायक जी जब क्षेत्र में आते हैं तो वो अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं या कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते। अगर किसी के यहाँ गमी में जाना है, किसी के यहाँ किसी के बारसा चौक में या शादी में जाना है, तो ऐसा हमने सुना है। जब हम पब्लिक में जाते हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं तो कार्यकर्ता कहते हैं कि विधायक जी मिलते नहीं हैं। तो क्या ये उनकी छवि है या वो चाहते नहीं हैं कि कार्यकर्ताओं से मिलें? आप टैंकर की बात कर रहे हैं, टैंकर तो बटे हैं, देखे भी गए हैं, लेकिन ये सत्य आप भी जानते हैं कि ग्राम पंचायत में टैंकरों के भुगतान के लिए राशि है ही नहीं। जब राशि थी नहीं तो टैंकर बंटवाने की जरूरत क्या थी? कि एंटी इनकम्बेंसी है क्षेत्र में, चूँकि 18 साल बीजेपी को हो गए हैं और लोग अब चाहते नहीं, लोग परिवर्तन चाहते हैं। उसी परिवर्तन की लहर में आपके बाबा जीत रहे हैं, हमारा ऐसा आरोप है। तो जनता का आरोप क्या कहेंगे? नहीं, आप काम की बात कर रहे हैं, आपने भी 18 महीने की सरकार थी, आपने बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, दिए ही आप लोगों ने। कांग्रेस के ज़माने में खाद बीज के रेट काफ़ी कम हुआ करते थे, धीरे धीरे बढ़ते आज डीएपी के रेट करीब 1350 हो गए हैं, यूरिया के रेट 268-67 रुपये हो गए हैं। इसमें क्या आपका मत है, क्या कहना चाहेंगे? जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूँ सुदीप तिवारी और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया, खबर की तह तक। चाय विद सुदीप में आज हमारे साथ नागंदेवी क्षेत्र के अन्नी लाल सरवैया जी हैं, जो कि कांग्रेस की जमीनी जो राजनीति है उससे जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, और यह चेहरा किसान नेता के रूप में उभर कर आता है।
जब राजनीति की बात होती है तो इनके पिताजी का नाम भी आता है, और इनके पिताजी की राजनीति जो है वह यह कही जाती है कि जिले में इनके पिताजी का अलग नाम था। चाहे दिग्विजय सिंह की बात कर लें, गार्गी शंकर मिश्रा की बात कर लें, सिवनी जिले के एक नेता हुआ करते थे बसंत राव उइके, उनके इनके पिताजी से बहुत अच्छे संबंध थे। सक्रिय राजनीति में इनके पिताजी रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब पिता राजनीति में थे तो पुत्र कैसे पीछे हट सकता है। उसी कड़ी में हमारी ये जो चर्चा है, चाय बे सुदीप की चर्चा है, आज नागनड्यूरी क्षेत्र में आकर थम गई है। भाई साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। चाय बे सुदीप में हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद जवाहर जी। जी, आपसे चर्चा हो तो सबसे पहले हम ये चर्चा करना चाहेंगे कि सक्रिय राजनीति में आपके पिताजी जो थे उनका क्या नाम था, और उनकी, चूंकि नागनड्यूरी क्षेत्र बहुत छोटा सा क्षेत्र है, उनकी राजनीति कैसे अचानक से प्रदेश में पहुंची, प्रदेश में के अलावा जिला में कैसे पहुंची, क्या कहना चाहेंगे? हमारे पिताजी जो थे हरवंश सिंह जी के साथ पढ़े थे जी, और हरवंश सिंह के साथ पढ़ने के कारण दोनों ने राजनीति एक साथ चालू की थी। अच्छा। और दोनों ने कोऑपरेटिव की राजनीति से अपना काम चालू किया था। तो ठाकुर साहब आगे बढ़ गए और जिला की राजनीति में हो गए, और हमारे पिताजी जिला की राजनीति में कोऑपरेटिव बैंक में आ गए। तो वे जब तक हमारे पिताजी रहे कोऑपरेटिव बैंक के सदस्य, डायरेक्टर रहे, अध्यक्ष रहे। आपसे सवाल रहेगा कि हरवंश सिंह जी की जब बात आती है, अब चूंकि उस दुनिया में रहे नहीं जी, लेकिन जब हरवंश सिंह जी की बात आती है तो जिले में एक ये भी चर्चा होती है कि जब तक हरवंश सिंह रहे जी, तब तक उन्होंने दूसरा नेता नहीं पैदा जी, किया। जी, जी, कितनी सच्चाई मानते हैं इसको? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। वो अपने हिसाब से ऐसा कोई स्थिति नहीं है। ठाकुर साहब ने पंडित जी आनंद महाराज जी को हमेशा सपोर्ट किया, खुराना जी को सपोर्ट किया, असलम भाई को सपोर्ट किया, मोहन चंदेल जी को सपोर्ट किया। और आज जहां जिला की राजनीति चल रही है, जो विधायक कांग्रेस के हैं और जो प्रत्याशी कांग्रेस के हैं, उन सबको हरवंश सिंह ने आगे बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने कभी भी ऐसी स्थिति नहीं बनने दी। आपने, जब आपकी बात होती है तो आपके पिताजी की बात होती है, और पिताजी की जब बात होती है तो पता चलता है, हमने थोड़ा सा स्टडी किया है कि बसंत राव उइके से उनके बहुत अच्छे संबंध थे। हरवंश सिंह की बात आप कर ही रहे हैं। दिग्विजय सिंह से उनके बहुत अच्छे संबंध थे, और गार्गी शंकर मिश्रा से भी बहुत अच्छे संबंध थे। बिमला वर्मा जी से भी जी, उन संबंधों का लाभ हमारे क्षेत्र को, नागनड्यूरी क्षेत्र या धूमा क्षेत्र को कितना दिया है आपके परिवार ने? हमारे परिवार ने बिमला वर्मा जी के समय पर, जब आदमी को पैदल चलने के लिए कोई रास्ता नहीं था जी, तब बिमला वर्मा जी पीडब्ल्यूडी मंत्री थी, और धूमा से गोटे गांव की जो रोड थी उसी समय स्वीकृत हुई, और उसी समय पुल पुलियां पूरे बिमला वर्मा जी ने बनवाए। तो ये आपके पिताजी के का प्रयास था? हाँ जी, हाँ जी। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपके पिताजी सक्रिय राजनीति में थे, उस समय आपकी उम्र कितनी थी, और उस समय आपकी क्या स्थिति थी कांग्रेस में? मैं लगभग 20-21 साल से, मेरी उम्र 21 साल की थी, आज 59 साल की उम्र है जी। मैं 15 साल से पिताजी के साथ में, बिमला वर्मा जी जब मंत्री थी तब से कांग्रेस का रणधीर सिंह और उनके पिताजी विधायक थे, तब से मैं कांग्रेस का काम कर रहा हूँ। तो आपने जिस तरीके से पिताजी ने जो राजनीति की, तो कहाँ कमी रह गई कि पिताजी ने जिला की राजनीति की, आप फिर धीरे धीरे विधानसभा में आ गए? आपने कभी प्रयास नहीं किया कि मैं ऊपर जाऊं या ऊपर जाके कुछ आगे बढ़ाऊं? वो थोड़ी, हम लोग किसान हैं और किसान का मुख्य धंधा है, हम लोगों का मुख्य धंधा कृषि जी, और कृषि के कारण हम लोगों को उतना समय मिल नहीं पाया जितना कि हमको राजनीति में देना चाहिए जी। इस वजह से हम लोग राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाए। अभी वर्तमान में कांग्रेस के किस पद में आप शोभित हैं? धूमा ब्लॉक के किसान कांग्रेस के अध्यक्ष के पद में मैं 10 सालों से हूँ जी। 10 साल मुझे रेगुलर हो गए, 10 सालों से। तो इसके पहले मैं पिछड़ा वर्ग का महामंत्री जिला का था, और खुराना जी जब यूथ के अध्यक्ष थे तब भी मैं जिला का महामंत्री। जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष, किसान नेता के तौर, किसान कांग्रेस का, क्षेत्र में यूरिया डीएपी को लेकर बहुत मारामारी रही है, और चाहे शॉर्टेज की बात करें या फिर यूरिया या डीएपी की रेट की बात करें, कभी कांग्रेस दिखी नहीं विरोध करते।
आप चूंकि नेता हैं, ब्लॉक के आप नेता हैं, कभी आपके नेतृत्व में कोई बड़ा आंदोलन देखा नहीं हमने। नहीं, हमारे नेतृत्व में बिजली की समस्या को लेकर के 2 बार आंदोलन हुए। ये कब की बात है? लगभग आज के 10 साल पहले जी, 10 साल पहले। और हरबंस सिंह भी एक कार्यक्रम में आए थे जी। भाजपा की सरकार थी और धुमई में वो आंदोलन हुआ था बिजली की समस्या को लेकर। और किसानों का फसल खराब हो गई थी, सड़ुआ पड़ गया था, एक में आए और एक में सूखा पड़ गया था तब भी आए, और ओलावृष्टि हुई तब भी आए ठाकुर साहब। और हमेशा वो किसानों के साथ थे और हम लोगों ने आंदोलन किया है। धुमा में 3-4 बार आंदोलन हुआ है। रही बात यूरिया की, डीएपी की, हमेशा हमारी आवाज़, हम लोग किसानों की आवाज़ नागनदूज से लेकर धुमा तक हम उठाते रहे और लखनादौन तक उठाते रहे। लखनादौन में अभी 2 साल पहले जब किसानों का चना नहीं खरीदा गया था और किसानों को परेशान किया जा रहा था, तब हम लोगों ने लखनादौन में चक्का जाम किया था। ये कब की बात थी? 2 साल पहले। जी। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी सिवनी मोदी जी आए, मोदी जी ने खाद की भी चर्चा की और यूरिया की बात की, किसानों से ताल ठोंक के बोला, वो पूछा भी कि रेट कितने मिल रहे हैं। 267 या 268, मुझे जानकारी नहीं है, इतने रेट हैं। बावजूद इसके किसानों को दुगने रेट में या फिर 300 या 350 के आसपास यूरिया के देने पड़ रहे हैं। कभी आपके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा प्रयास नहीं किया गया? देखिए, हमारे द्वारा पूरा प्रयास किया गया, क्योंकि मैं आदिम जाति सेवा सहकारी समिति का अध्यक्ष हूँ, 10 सालों से अध्यक्ष हूँ जी। तो मुझे पूरी स्थिति पता है। यूरिया के रेट कांग्रेस के ज़माने में 180 रुपया हुआ करते थे जी। डीएपी के रेट 600 रुपया हुआ करते थे, पोटाश के रेट 400 रुपया हुआ करते थे। जब मोदी जी की सरकार बनी तो एकदम से ये रेट दूने तिगने हो गए। जैसे पोटाश के रेट तो तिगने हो गए, 70-100 रुपया में मिल रही है अभी पोटाश। और यूरिया की तो इतनी शार्टेजी रही बीच में कि किसानों को 400 और 500 और 600 रुपये में यूरिया खरीदना पड़ा। और उसके बाद भी 50 किलो यूरिया जो कांग्रेस की सरकार में मिलती थी, वो 45 किलो यूरिया मिल रही है आज। 5 किलो यूरिया मोदी जी की सरकार ने कम कर दी। और किसान तो समझ रहा है कि भाई हमको 1 बोरी यूरिया डालना है, 1 एकड़ में 2 बोरी यूरिया डालना है। क्योंकि जब 2 बोरी यूरिया वो डालता है तो वो 10 किलो तो कम डाल रहा है, तो किसान का वैसे नुकसान हो रहा है। बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है, यह किसानों की सरकार नहीं है। किसानों से ज़्यादा पैसा लूट करके उनको ये फायदा दिलाना चाहती है, इसलिए खाद बीज के रेट बढ़ाए गए जी। आपसे सवाल ये भी रहेगा कि जब बात हुई थी आपके क्षेत्रीय नेता से, तो हमने जब उनसे चर्चा की तो हमने उनसे जानना चाहा कि भाई 10 साल आपके विधायक थे, शशि ठाकुर विधायक थी, तो उस समय क्या काम हुए, क्या उपलब्धियां रही? तो उन्होंने उपलब्धियां गिनाई कि हमने अस्पताल बनवाए, हमने कुछ स्कूल भी बनवाए, हमने कुछ सब स्टेशन भी बनवाए। आप इन दावों को कितना मानते हैं? 10 साल की उस समय जब 10 साल कांग्रेस के 50 साल के अवैध गढ़ को भेद कर शशि ठाकुर 10 साल के लिए विधायक बनी थी, उस समय उनके कार्यकाल के बारे में क्या कहेंगे आप? शशि ठाकुर जी का कार्यकाल जो सैंक्शन चीज थी कांग्रेस के सरकार में, अच्छा, जैसे अस्पताल कांग्रेस के जमाने से सैंक्शन है जी, जो अब बन रही है मान लीजिए। और सब स्टेशन की अगर हम बात करें तो नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी ने जब वे ऊर्जा मंत्री थे तब ही सैंक्शन करके गई। मतलब ये सब स्टेशन जो बना है वो कांग्रेस की सरकार की देन है। अच्छा। और उस समय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे और नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी ऊर्जा मंत्री थे, तब ही दरगड़ा के नाम से, धूमा दरगड़ा के नाम से वो सैंक्शन हुआ। क्षेत्र में चूंकि किसान नेता हैं, किसान खेती बाड़ी के बारे में थोड़ी चर्चा होगी, तो आपसे बात करेंगे। किसान को यहाँ सिंचाई को लेकर बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। जी जी। और हाल ही में सरकार जाते जाते अभी मुश्किल से महीना भर पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वर्चुअल मीटिंग करके 3-4 बांधों की स्वीकृति भी दिला दी। बहुत अच्छा काम किया। क्या मानते हैं इस उपलब्धि को क्षेत्र में किसको श्रेय देना चाहिए? देखो भैया, वो सब हवाई है जी। 5 साल से 10 साल से एक भी बांध हमारे क्षेत्र में नहीं बना है। मतलब हमारे ब्लॉक में, अपने ब्लॉक में, धूमा ब्लॉक में बना नहीं। भाजपा तो 10 साल से बांध बना रही है, लेकिन एक भी बांध की स्वीकृति है नहीं है, ये तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन अभी एक भी बांध में एक
टुकना मिट्टी भी नहीं डाली गई। अब मैं तो कैसे मान लूं? अभी तो वो ये कह रहे हैं ना कि भाई हमने स्वीकृति करा दी। नहीं, स्वीकृति करा दी तो उसमें विधायक जी का हाथ है, योगेंद्र सिंह बाबा जी का हाथ है स्वीकृति में। लेकिन आप फंड नहीं देंगे, फंड तो सरकार देगी, तब तो काम होगा। स्वीकृति से कोई मतलब उसका नहीं है। 10 साल 20-20 साल के काम स्वीकृत हैं, लेकिन जब फंड अवेलेबल नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? अभी 200 करोड़ के बांधों की करीब 4 बांधों की माचारेवा ऐसा कोई बांध है। माचागुरा नहीं, मछरेवा। हाँ। मछरेवा बांध और 2-3 बांधों की सेड़ नदी परियोजना के करीब 200 से 250 करोड़ रुपए की भूमि पूजन हुआ है अभी आचार संहिता के कुछ दिन पहले। आप कह रहे हैं कोई स्वीकृति नहीं? वो नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी ने उनके क्षेत्र में करवाए हैं, उसका लाभ तो सिवनी में मिलने वाला नहीं, लेकिन उसमें कोई काम अभी चालू नहीं हुआ। वो तो कह रहा है कि आचार संहिता लग गई इसलिए हम नहीं चला पा रहे। आचार संहिता लगने के पहले आपने क्या किया? प्रश्न ये उठता है भाई, आचार संहिता लगने के लिए आपने रास्ता देखा, क्योंकि जनता को हम गुमराह कर सके। अब आप कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2 लाख तक का कर्ज वो माफ़ भी कर रहे हैं। अभी उसकी आप चूँकि अध्यक्ष भी हैं, आपको अच्छे से पता है सहकारिता विभाग की, और किसानों के बाकायदा कुछ ऋण भी माफ़ किया गया है, ब्याज राशि भी माफ़ की गई। इसमें क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मैं ये बता रहा हूँ, जो ब्याज राशि उनको मिलना ही नहीं थी भाई, किसान देने का नहीं था। क्यों नहीं देने का था? क्योंकि कमलनाथ जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने 50,000 तक के हमारे सोसाइटी के जितने भी लोन थे 50,000 तक के माफ हुए हैं। इसका रिकॉर्ड हमारे पास है। और कांग्रेस की सरकार अगर रहती तो 2 लाख रुपया तक के 1 साल के अंदर पूरे और माफ हो जाते। नहीं, अभी जो बीती सरकार वो इसलिए कह रही, जो सरकार में लोन का ब्याज मिलना ही नहीं है। अच्छा, तो वो मतलब भ्रमित कर रही है सरकार, ये आरोप है आपके? बस भ्रमित कर रही है और कुछ नहीं, फायदा नहीं दिया। किसान नेता होने के नाते नागनदेवी क्षेत्र या धूमा क्षेत्र में क्या उपलब्धि रही आपकी? देखिए, मैंने किसान नेता होने के नाते हमारी नागनदेवी की सोसाइटी में एक वेयरहाउस बनाया है, और पूरे ज़िले में जितनी अच्छी व्यवस्था किसानों की अनाज की तोलने की नागनदेवी में है, वैसी व्यवस्था पूरे जिले में नहीं है। आप पहले पंडित जी देख सकते हैं। नहीं, आपसे सवाल रहेगा, क्योंकि ब्लॉक अध्यक्ष आप धूमा के भी हैं, तो ये काम धूमा में क्यों नहीं हुआ, या धूमा के अलावा लखनादौन या आदि गांव में क्यों नहीं हुआ? सिर्फ नागनदेवी में इसलिए हुआ क्योंकि अन्य सरवैया वहाँ रहते? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। धूमा के लिए भी हमने प्रयास किया जी। धूमा के लिए भी सोसाइटी में हम हर बार आते हैं, धूमा में भी कोई अव्यवस्था ऐसी नहीं रही। लखनादौन में भी हम लोग गए, लखनादौन में भी जब हमारे अवधिया जी अध्यक्ष थे तब 1 नंबर की व्यवस्था रही। आप चूंकि सक्रिय राजनीति में करीब 25 सालों से हैं, 25 साल से आपने 10 साल का कांग्रेस का वनवास भी देखा है। 18 महीने की सरकार आई, दुर्भाग्यवश चली गई। तो आपसे सवाल ये है कि 10 साल और 25 साल में आप अपना सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं? भाजपा ही नहीं, भाजपा पार्टी तो एक अलग बात हो गई। क्षेत्र की अगर बात करें, चाहे आप नागनदेवी गांव की बात कर लें या लखनादौन धूमा क्षेत्र की बात करें, आपका प्रतिद्वंदी कौन होगा क्षेत्र में? कोई तो ऐसा होगा जो एक, जैसे कांग्रेस से आप सही भाजपा से कोई तो ऐसा होगा जो आपको लगता होगा कि यार ये ज्यादा सक्रिय है, मुझे डोमिनेट करने का प्रयास कर रहा है। नाम अगर नहीं ले पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो बता सकते हैं। मुझे तो आज तक मेरे विरोध में चाहे भाजपा का व्यक्ति हो, चाहे कांग्रेस का व्यक्ति हो, चाहे गौड़वाना का व्यक्ति हो, कोई भी मुझे विरोधी नहीं लगा। तो सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया हमेशा। तो इसको क्या माने? इसको क्या समन्वय की राजनीति माने, या फिर आपने विरोध नहीं किया क्योंकि आपकी सरकार नहीं? मैंने विरोध किया, खुल के विरोध किया। भाजपा का मैंने खुल के विरोध किया, और मेरे बराबर विरोध मेरे समझ में यहाँ किसी ने नहीं किया। छोटे से लेकर के बड़े तक मैं हमेशा भाजपा का विरोधी रहा हूँ, लेकिन व्यक्तिगत मेरा कोई किसी ने विरोध नहीं किया। अब आपसे एक चर्चा रह जाती है, भूली बिसरी बातें जिन्हें कहते हैं। रणधीर सिंह के ज़माने में विधायक जब वो हुआ करते थे, उस समय धूमा से काशी प्रसाद तिवारी, नागनदेवी से अन्नी सरवैया, लखनादौन से आनंद तिवारी, इनकी एक तिकड़ी थी और क्षेत्र में एक वर्चस्व हुआ करता था। हालांकि वर्चस्व आज भी है, और रणधीर सिंह से बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी। क्या वजह थी कि वो ट्यूनिंग बिगड़ी? रणधीर सिंह से बिगड़ने की मात्र एक ही बात थी, हम लोग सब ये चाहते थे कि रणधीर सिंह जनता के बीच में जाएं, जनता के सुख दुख में जाएं, और
हमेशा बने रहे विधायक और उनको हमेशा विधायक बनाया हम लोगों ने, सबने। जब उनकी मृत्यु होने के बाद, दुखद निधन होने के बाद, फिर बेनी भैया को हम लोगों ने बनाया। नहीं, लेकिन उनकी जीवित रहने के दौरान ही विरोध हुआ था, तो वो क्या वजह है? किस वजह से उनका विरोध चालू हुआ, फिर कुछ खेमे बढ़ गए, ये क्या वजह थी? बस ये कई वजह थी, उनकी जनता से ना मिलना जी, बस, और कोई वजह नहीं थी। उस समय कोई ऐसी स्थिति थी नहीं, केवल जनता हम ये चाह रहे थे कि भाई आप क्षेत्र बाई क्षेत्र दौड़ा करें, हमेशा साल में 1 बार 2 बार दौड़ा करना चाहिए, और इस समय वो पीछे थे। तो फिर इसके विरोध के एवज में क्या आप लोगों ने क्या किया कि जब वो जीवित रहे, तो जब चुनाव हुए तो क्या उनके अगेंस्ट में कोई विरोधी कैंडिडेट निर्दलीय लड़ा आया? आपने ऐसी कोई जानकारी? नहीं, हम लोगों ने तो ऐसा नहीं किया जी, लेकिन व्यक्तिगत मैंने हमेशा रणधीर सिंह का सपोर्ट किया हूँ, और जब वो नहीं रहे तब बेनी भाई का हम लोगों ने सपोर्ट किया। मुझे ध्यान है कि उस समय बैलगाड़ी का निशान एक मिला था बेनी परते को। हाँ, निर्दलीय लड़े थे। तो उस समय कौन कौन था उनके पक्ष में? चूंकि आप कह रहे हैं कि रणधीर सिंह का विरोध भी किया और आप कह रहे हैं ये दोहरी बात आ रही है। मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ जी, मैं सार्वजनिक बात कर रहा हूँ जी। व्यक्तिगत अगर कोई बात करेगा तो मैंने रणधीर सिंह का विरोध कभी नहीं किया। नहीं, तो मैं आपसे लेकिन चर्चा के दौरान ये है कि भाई उनका जो विरोध का कारण मुख्य था जी, वो जनता के सुख दुख में नहीं आते थे, बस ये वजह थी और कोई वजह नहीं थी। तो जब उस समय जब चुनाव लड़ाया गया बेनी सिंह परते को रणधीर सिंह के खिलाफ, बैलगाड़ी निशान था, क्या स्थिति थी वोटों की उस समय? वोटों की 15,000 के लगभग वोट बेनी भाई को मिले थे। हार गए थे उस समय? हार गए थे उस समय जी, और रणधीर सिंह चुनाव जीत गए थे। हाँ, उसी से उनकी स्थिति अच्छी बनी, और फिर हमारी पार्टी ने, कांग्रेस की पार्टी ने सोचा कि भाई जब ये 15,000 वोट निर्दलीय रूप में ले सकते हैं तो निश्चित ही ये आगे जीत सकते हैं, तो वो जीते भी। उस समय से खेमे में कांग्रेस बढ़ गई थी, एक आनंद गुट, एक धूमा का, आपका इस तरफ का गुट। तो ये गुट की राजनीति आज भी दिखती है, आज भी मैं सवाल पूरा करना चाहूँगा, ये गुट की राजनीति आज भी दिख रही है कहीं कहीं। बेनी कुंदन परते के बाद फिर जब उर्मिला सिंह का दुखद निधन हुआ, बाबा अचानक से एक पैराशूट कैंडिडेट के तौर पर आए, उसके बाद फिर 10 साल से वो विधायक हैं। जब पूर्व में वो आए तो एक खेमा अलग बटा दिखा। उस समय क्या परिस्थितियाँ थी? क्या वजह हो गई जब बेनी परते को टिकट नहीं मिली कि फिर बाबा का आप सपोर्ट नहीं कर पाए? क्या नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। क्या हुआ भाई, टिकट मांगने का सबको अधिकार है जी, पार्टी में सबके लिए, वो तो माता पिता जैसी पार्टी जी। तो टिकट जब मांगी गई तो बेनी भैया को दोबारा फिर टिकट दे दी गई जी, और बीच में फिर ये हुआ कि टिकट काट के बाबा भैया को टिकट दे दी गई। हाँ। और जब बाबा भैया को टिकट दे दी गई हाँ, तो सब लोगों ने काम किया और बाबा भैया को जिताया। कुछ लोगों ने काम नहीं किया था, बहुत कम लोग हैं हाँ, ऐसे बहुत कम लोग हैं, लेकिन गुटबाजी बिल्कुल नहीं हुई हाँ, और ना आज कोई गुटबाजी है हाँ। आज सब लोग बाबा भैया का सपोर्ट कर रहे हैं और बाबा भैया को प्रचंड मतों से जिताने का काम कर रहे हैं। कुछ खेमेबाजी कांग्रेस में दिखती है क्या अभी? मेरे समझ में आज तो कोई खेमेबाजी कांग्रेस में दिखती है, कोई भी कांग्रेस, चूंकि किसी ने टिकट भी नहीं मांगी, बताइए आप कांग्रेस की। ऐसा मेरे समझ में लखनऊ विधानसभा पहला विधानसभा होगा जहां 2 प्रत्याशी ने टिकट नहीं मांगी, केवल एक प्रत्याशी बाबा भैया के नाम से सारे लोग तैयार। नहीं, तो यहाँ तो ये आरोप आते हैं भाजपा पार्टी से कि आपके पास उम्मीदवार ही नहीं था, इसलिए आपने, मजबूरी थी आपकी। नहीं, मजबूरी है इसलिए बाबा जरूरी नहीं, गलत जी। हमारे पास हजारों कार्यकर्ता टिकट के दावेदार हैं जी, लेकिन जैसे नाम, जैसे हमारे 1-2 लोगों के नाम, जैसे हमारे सपोर्ट में भगवान दास भैया बैठे हैं अभी जी, वही के जी छरारू, वो भी बहुत अच्छे हमारे कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, और हमारे बेनी भैया कुंदन परते जी, वो भी बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। ऐसे बहुत से नाम हैं, मैं लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन सब लोगों को एक मत से सब लोगों ने सलाह की कि भैया बाबा भैया बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, बहुत सज्जन, बहुत ईमानदार, और उनके नेतृत्व में किसी को कोई कमी नहीं है मांग चलो पहचान की, भाई वो सबको अपनी अपनी पहचान दे रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है, तो क्यों अपन दूसरा कैंडिडेट। एक आरोप आपके विधायक जी पर लगते हैं कि विधायक जी जब क्षेत्र में आते हैं तो वो अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं या कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते। अगर किसी के यहाँ गमी में जाना है, किसी के यहाँ किसी के बारसा चौक में या शादी में जाना है, तो
ऐसा हमने सुना है जब हम पब्लिक में जाते हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं तो कार्यकर्ता कहते हैं कि विधायक जी मिलते नहीं। तो क्या ये उनकी छवि है या वो चाहते नहीं हैं कि वो कार्यकर्ताओं से मिलें? नहीं, वो कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, बराबर साल में एक बार सारे क्षेत्र में दौड़ा करते हैं और उनके काम बोलते हैं। ऐसा कोई गांव नहीं है हमारी विधानसभा में जहां उनका दिया हुआ कोई काम ना हो, चाहे वो प्रतीक्षालय हो, चाहे वो सीसी रोड हो, चाहे और अन्य काम हो, चाहे वो टैंकर हो। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां उनने काम ना किया हो। अब चूंकि चर्चा बढ़ रही है तो अब टैंकर की आपने बात कर ली है, आप टैंकर की बात कर रहे हैं। टैंकर तो बटे हैं, देखे भी गए हैं, लेकिन ये सत्य आप भी जानते हैं कि ग्राम पंचायत में टैंकरों के भुगतान के लिए राशि है ही नहीं। जब राशि थी नहीं तो टैंकर बंटवाने की जरूरत क्या थी? अब वो शासन की योजना के हिसाब से जो काम करना चाहिए थी, पानी का मुख्य है कि भाई ब्याह शादी में गरीब क्षेत्र हमारा सूखा वाला क्षेत्र है, यहाँ पानी की बहुत समस्याएं हैं। कहीं कहीं पानी के लिए 10-10 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर तक के लिए हम लोगों को पानी के लिए जाना पड़ता है। गर्मी में 1-2-4 दिन ऐसे आते हैं, ज्यादा दिन नहीं आते, लेकिन 2-4 दिन, महीना भर, 15 दिन ऐसे आ जाते हैं जहाँ 5 किलोमीटर से पानी ले जाना पड़ता है। आप अभी आपने कहा कि बाबा भैया प्रचंड बहुमत है, जीत जाएंगे, तो हमारी जो रिपोर्ट है या मीडिया जो रिपोर्ट कहती है कि एंटी इनकम्बेंसी है क्षेत्र में, चूँकि 18 साल बीजेपी को हो गए हैं और लोग अब चाहते नहीं, लोग परिवर्तन चाहते हैं। उसी परिवर्तन की लहर में आपके बाबा जीत रहे हैं, हमारा ऐसा आरोप है। तो जनता का आरोप क्या कहेंगे? नहीं, आप जनता के पास जाएं जी, जनता एक ही नाम है केवल जी। लखनऊ विधानसभा में आप गांव-गांव जाएंगे, हमारे मजदूर, हमारे आदिवासी, हमारे हरिजन, हमारे किसान, चूंकि किसान इनसे प्रताड़ित है, मजदूर इनसे प्रताड़ित है। 100 दिन का काम, 150 दिन का काम अगर मिलना चाहिए रोजगार गारंटी योजना का, तो किस मजदूरों को 5 दिन का काम नहीं दिला पाए भाजपा की सरकार। आप काम की बात कर रहे हैं, आपने भी 18 महीने की सरकार थी, आपने बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, दिए ही नहीं आप लोगों ने। देखिए भैया, हम लोगों को पर्याप्त समय मिला नहीं, 2 महीना 1.5 महीना तो हमारे चुनाव में चले गए और जब एक एक कदम बाई कदम हम आगे बढ़ रहे थे, 1000 गौशालाएं कांग्रेस की सरकार ने बनाई और आपने कितनी गौशाला बनाई जो हिंदू धर्म का ढिंडोरा पीटते हैं। आपने आपके 18 साल में कितनी गौशालाएं बनाई? तो कोई भी काम लिमिट के हिसाब से धीरे धीरे चलता है और वो हमारी सरकार रहती तो 1 साल के अंदर में ये सब काम लागू हो जाए। तो चर्चा को यही विराम देते हैं। ये हमारे नागनदेवरी क्षेत्र सहित लखनऊ विधानसभा का जाना पहचाना चेहरा था अन्नीलाल सरवैया, जो कि वरिष्ठ जी अन्नीलाल कृष्ण, माफ करिएगा, अन्नीलाल कृष्ण कुमार सरवैया, जो कि जाना पहचाना नाम है। और आपको बताते चले क्षेत्रीय राजनीति में इनका अपना वर्चस्व है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा एंड तक इंडिया के लिए चाय विश्वदीप में सुदीप तिवारी के साथ, और फिर किसी नए चेहरे के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इस चर्चा को विराम देते हैं, मुलाकात करते हैं। जय राम जी की। नमस्कार, जय जोहार। नमस्कार, जय राम।